नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और इस बार चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई एज अ चेयरपर्सन तो बड़ी विवादों में रही आप, कि कुछ मेहरबानियाँ हो गई, कुछ आपके हस्बैंड का किरदार रहा। किस तरह से देखेंगे इस बात को आप? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पूरे देश की समस्या है, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कहने को तो हम सब लोग बहुत बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला को आगे लेकर आना है और महिला को बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बट जब एक महिला अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी की वजह से कोई पोजीशन पे आती है तो उसके ऊपर उसकी अस्तित्व और उसका वजूद या तो उसके पति से जोड़ दिया जाता है या उसके भाई से जोड़ दिया जाता है या किसी ना किसी दूसरे आदमी से जोड़ दिया जाता है। और इसके मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको अपोज करती हूँ और बहुत खिलाफ हूँ। और मैंने तब भी बोला था 3 महीने पहले जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मेरा काम मेरी अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करेगा। और मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके की दिशा हमने डीसीडब्ल्यू को दी है, तो मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक वो चीज़ प्रूव हुई है। आई वेरी स्ट्रांगली फील कि एक जो महिला है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है और उस आइडेंटिटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, एक महिला की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये बातें तब उठी थी क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ, केजरीवाल के साथ बहुत क्लोज रहे, फिर उसके बाद योगेंद्र यादव के साथ जिस तरह के मतभेद उभरे और फिर जो चुनाव में हमने हरियाणा में देखा, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हावी हुई उस पर। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगी? आई एम नॉट डाउटिंग योर आइडेंटिटी और योर कैपेबिलिटीज, लेकिन जहाँ तक हम राजनीतिक नज़रिया देखते हैं तो ये कहा गया कि एडजस्ट करने के लिए वो फ़ायदे दिए गए, और बातें तब ज़्यादा हो गई जब योगेंद्र यादव जैसे सीनियर लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करके अपनी नौकरी छोड़ी थी और एनजीओज़ में काम करना शुरू किया था, ज़मीन पे काम करना शुरू किया था। और 2006 में एक अच्छी मोटी पैकेज छोड़कर मैं तब से ज़मीन पे काम कर रही हूँ, वॉलंटियर कर रही हूँ और बस्तियों में रही हूँ। बिहार में अकेले जाके 4 महीने ट्रैवल करा है। अन्ना हज़ारे आंदोलन की यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी, तब मेरे पति नहीं थे। और इस पूरे लंबी जर्नी में 8-10 साल की ज़मीन पे आंदोलन में, चाहे वो राशन की लड़ाई रही हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई रही हो, चाहे वो सूचना के अधिकार की लड़ाई रही हो, उसमें मैंने हमेशा आगे बढ़ के काम करा है। ये बात अलग है कि मैंने मीडिया में कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करा। मैं हमेशा ऐसे एक बैक एंड पे काम करने वाली बहुत स्ट्रांग कार्यकर्ता रही हूँ। और आज जो मैं काम कर पा रही हूँ वो ये पूरा 8-10 साल की मेरी जो जर्नी है वो मुझे ये काम करने की शक्ति दे रही है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से अगर मैं किसी सो कॉल्ड फेवर में अगर यहाँ आई होती तो मैं इतना काम कर पाती। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2006 से लेकर आज तक जो जमीन पे रहकर मैंने काम किया वो तो गोल हो गया। और 2013 में मेरी जो शादी हुई वो बहुत बड़ी आगे हो गई। नवीन और मैं दोनों अन्ना हज़ारे आंदोलन में यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर मैं थी, मेरे से थोड़े बड़े मेरे हस्बैंड अब जो हैं मेरे हस्बैंड थे। 2013 में हम लोगों ने शादी करी। तो ये जो पूरा लंबा समय है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास ऑप्शन था, आई हैड एन ऑप्शन टू ज्वाइन द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द आम आदमी पार्टी बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर एट दैट मोमेंट। मैंने वो ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एपॉलिटिकल रहकर मैं अपना काम करना चाहती थी। वो ऑप्शन छोड़ के मैंने फिर ज़मीन पे काम किया, मैंने और एनजीओज़ में काम किया और मैं पूरे देश में ट्रैवल किया। और उसके बाद मैंने आज जब मेरे को अरविंद जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और एक पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म दिल्ली में इस्टेब्लिश कीजिए, मैं आई क्योंकि वो एपॉलिटिकल काम था। मैं आई, मैंने काम करा, 6 महीने में मैंने काफ़ी काम करा, वहाँ पे पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप किया। अच्छा, चलिए इसी पे बात करते हैं। कौन सा मैकेनिज्म ऐसा सेटअप किया है, उसके बारे में जानना चाहूँ। देखिए, पूरी दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास। सरकार बदलती है लेकिन लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो करप्शन हो, ये सारी चीज़ें नहीं ख़त्म हो पाती हैं काफ़ी बार, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट हो जाता है बिटवीन लीडर्स एंड
द ग्रास रूट्स। तो वो कम करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया जनता संवाद का। जनता संवाद में हम ये इंश्योर करते थे कि चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली लोगों से मिलें, हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलें, और उसके बाद अगर वो नहीं भी मिल पा रहे हैं तो मैं डायरेक्टली लोगों से मिलती थी। मैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर थी और मैंने एक एक इंसान के साथ बैठकर उनकी समस्याएं समझी और उसके बाद मैं ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इशू करती थी, जिसकी वजह से काम होता था। और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक यहाँ पर हम एक प्रॉपर सिस्टम नहीं सेटअप करेंगे तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। तो पहले 100 आती थी, फिर 200 आती थी, फिर 500 आती थी, और डेली हम लोग ये सारी समस्याएं सॉल्व करा रहे थे। पूरा एक मिनी सेक्रेटेरिएट हमने चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस बना दिया था। और उसकी वजह से एक जो स्टार्टिंग में 5% कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो रही थी, वो विद इन 6 मंथ्स हमने 35% कर दी थी, और हम वो आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में थे। बट देन आई गॉट पोस्टेड हियर। राइट, सो व्हेन यू स्टार्टेड हियर DCW में आपने अपना कार्यभार संभाला, तो यहाँ पर जो आपने हालात देखे, जो वुमेन इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी आपके आई, क्या एनालाइज करती हैं? देखिए, यहाँ पे जो स्थिति थी वो लिटरली एक किटी पार्टी की स्थिति थी। फ़ोन्स नहीं वर्क करते, इंटरनेट नहीं वर्क करता था, और आपका जो ऑफिसर्स हैं वो समय पे नहीं आते थे। तो मैं बड़ी हैरान रही पहले 1-2 दिन देखकर ये पूरा कल्चर। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे पुराने लोग थे यहाँ पे, वो हफ्ते में 1 दिन, आधा घंटा, 2 घंटे के लिए आते थे। तो सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर किया है कि यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग्स मेंटेन हो, और मैं चेयरपर्सन, मैं खुद यहाँ पे रात में 8-8, 9-9 बजे तक काम कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि एक इंटेंशन की और एक सही प्रक्रिया अपनाने की मुझे बहुत सॉलिड यहाँ पे कमी लगी है। हम लोगों ने आते ही जब सारी चीज़ों की रूट कॉजेज समझने की हमारी प्रक्रिया चल रही है, जैसे दिल्ली की स्थिति देखें, मैंने देखा कि 3 बच्चियों का 10 दिन के अंदर अंदर रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। किसी को पता भी नहीं था इन रेप्स के बारे में। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मैं तीनों हॉस्पिटल्स में जाकर मैंने विक्टिम से मिली, उसके बाद सब लोगों को पता चला, मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन आई, एंड दैट इज हाउ एवरीबडी गॉट टू नो अबाउट इट। तो एक जागृति हमने वहाँ पे जाकर बच्चों से फैलाई। वुमेन को लेकर जो क्राइम बढ़ रहा है, या रेप के जो केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर बच्चों के साथ जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, इनके पीछे का कारण और वजह आप क्या मान रही हैं, जो अभी तक आपके सामने आया? 3-4 चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, हमने पुलिस से डेटा मांगा कि आप ये बताएं कि 2014 में कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, और उनमें से कितनों पे आपने चार्जशीट फाइल करी है, और अल्टीमेटली सज़ा कितनों पे हुई है। बड़े चौंका देने वाले हमारे पास आंकड़े आए। 2014 में 11,000 FIR रजिस्टर हुई क्राइम अगेंस्ट विमेन में, उनमें से सिर्फ 3,500 कंप्लेंट्स पे अभी चार्जशीट फाइल हुई है, और सिर्फ 9 लोगों को पूरे 2014 में सज़ा हुई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है कि क्या लोगों को सच में दिल्ली में डर है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा एक महिला के खिलाफ, तो मेरे को ये सरकार या मेरे को ये सिस्टम छोड़ेगा नहीं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि अगर कुछ गलत मैं करता भी हूँ तो वो लंबा चलेगा, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तब तक वो विक्टिम भी टूट चुकी होगी और ये सिस्टम इतना जर्जरा चुका होगा कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो सबसे आपको पहले लगता है कि जो मेन कॉज है किसी भी क्राइम का, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बढ़ने का, वो एक ये है कि लोगों में डर नहीं है कि इंस्टेंट सजा होगी या इंस्टेंट एक्शन होगा, लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप छूट जाएंगे। इज दिस वन ऑफ द कॉजेज? वन ऑफ द मेजर कॉजेज मैं इसको मानती हूँ, पर उसके सिवाय बहुत सारे और कॉजेज हैं। अगर आप देखें जिस तरीके की हमारी एजुकेशन है, जिस तरीके की एक लड़के की अपब्रिंगिंग है हमारी फैमिलीज में कि भाई तुम जो करो वो ठीक है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी इकोनॉमिक स्तर की प्रॉब्लम है। अब जैसे एक जो बच्ची 5 साल की बच्ची का जिसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उस बच्ची से मैंने बात करी तो मुझे ये पता चला, उसके पेरेंट्स से बात करी, बच्ची से बात करी, उस बच्ची का बेचारी का 1 घंटे का ऑपरेशन हुआ, एंड दैट इज हाउ शी हैज सर्वाइव्ड। एंड आई रियलाइज 2 वेरी मेजर थिंग्स। पहली बात, उस लड़की ने जब वो आदमी सामने आया तो उसको मना करा कि मेरे को नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। उसने बोला बेटा चलो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूँ। शी वेरी स्ट्रांगली रिफ्यूज। 5 साल की बच्ची, उसको इतनी अवेयरनेस थी, उसकी मदर एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो काम पे गई हुई थी, उनको उसने साफ मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो अवेयरनेस उस बच्ची के लिए कमी नहीं थी। कमी उस बच्ची के लिए ये थी कि वो आदमी इतने नशे में था, और उस आदमी ने जो करा,
अब उसको कहीं ना कहीं उस बात का शायद फियर भी नहीं था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरा कुछ होगा। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी समस्या आपने एक बात कही थी कि हम स्टडी एक कंडक्ट करेंगे और फिर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि रूट कॉजेज क्या हैं, क्यों क्राइम बढ़ रहा है, एंड देन वी विल सेट अ सिस्टम कि इसको रोका कैसे जाए। तो क्या वो स्टडी कंडक्ट हुई, क्या उसके ऊपर कुछ चल रहा है, क्राइम ऑफ वुमेन क्यों बढ़ रहा है? एंड वन मोर थिंग, जो अचानक बच्चों के साथ इतने रेप बढ़ रहे हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए 3 चीज़ें आपने बताई। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब ये बच्चों का रेप्स हुए हैं तो मेरे को सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली में लग रही है वो ये है कि एक बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली सरकार अलग काम कर रही है, एलजी अलग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अलग काम कर रही है और पुलिस अलग काम कर रही है। जब चारों एजेंसीज का इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और वो साथ बैठने का उनका कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी तो किस तरीके से दिल्ली में मतलब कोई भी क्राइम के ऊपर कुछ काम होगा। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी जिसकी वजह से मैं होम मिनिस्टर से मिली, राजनाथ सिंह जी से उन्होंने मुझे समय दिया, मैंने उनसे मिली और मैंने उनसे 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट करी। मैंने पहली बात तो उन्हें ये कही है कि आप एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली में सेटअप करें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसमें राजनाथ सिंह जी खुद हों, जिसमें चीफ मिनिस्टर हों, जिसमें एलजी हों और जिसमें पुलिस कमिश्नर हों और जिसमें हम हों, जिसमें हम बैठें और हम ये निर्णय लें और पूरा रिव्यू करें मैकेनिज्म्स को कि क्या करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से दिल्ली की बच्चियों को और महिलाओं को हम सेव कर सकें। दूसरा मैंने उन्हें ये कहा कि आपको एक दिन हफ्ते में ज़रूर दिल्ली के लिए देना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटिकल हेड हैं दिल्ली पुलिस के। तो जब तक आप हमसे नहीं मिलेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे और आप एक समय नहीं देंगे, एक दिन का समय, तो कैसे दिल्ली की महिलाओं को हम सेव कर पाएंगे? ये दूसरा। तीसरा, मैं एलजी से मिली और मैंने उनको बोला है कि एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी आप सेटअप करें दिल्ली में, जो कि ऑलरेडी सेटअप भी हो गई है। और 3rd को आज मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, 3rd को पहली मीटिंग है, ये हमारी पहल पे ये कमेटी सेटअप हो रही है और इसमें एलजी होंगे, इसमें हम हैं, इसमें पुलिस कमिश्नर हैं और इसमें होम सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली WCD दिल्ली सरकार के। तो ये पहली बार एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप होगी और अब बैठ के एक लिस्ट बनाई जाएगी कि क्या क्या काम करने हैं और कैसे कैसे इन कामों के ऊपर रिव्यू किया जाए। दूसरा, अभी एक हिम्मत एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, पुलिस ने लॉन्च करी, जिसमें उन्होंने बताया कि 4000 कंप्लेंट्स आई जिनमें से 13 पे हमने अभी एक्शन लेने की शुरुआत करी है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हम एप्लीकेशंस तो खूब रिलीज कर रहे हैं, हम बातचीत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने सेटअप करी है। हमने दिल्ली पुलिस से एक स्टडी की डिमांड करी है जो अभी हमारे को अलाउ नहीं करी है, लेकिन अब हम एलजी के थ्रू और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। मैं डीसीडब्ल्यू में आई, मुझे सबसे पहले जो कमी लगी है डीसीडब्ल्यू में, मुझे एक डिजिटाइजेशन की कमी लगी है, एक सॉफ्टवेयर की कमी है। एक आपको अगर मैं एज सीपी, एज चेयरपर्सन, मैं दिन में उठ के ये देखना चाहूँ कितनी कंप्लेंट्स आई, कहाँ से आई, किसने उसके ऊपर क्या एक्शन किया, मेरे पास कोई डेटा नहीं है बिकॉज ये सारी चीज़ें फाइलों में हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन वेयर आई एम हैंडलिंग 2000 ऑड कंप्लेंट्स, मुझे कितनी चिंता है इस बात को कि भाई सॉफ्टवेयर तुरंत हमें बनाना चाहिए। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हज़ारों कंप्लेंट्स, हम इसे डिजिटाइज क्यों नहीं कर सकते? हम मेक इन इंडिया, हम डिजिटल इंडिया, हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्यों नहीं पूरे देश के पुलिस स्टेशंस में हम डिजिटाइजेशन कर दें? क्या ये विल पावर की कमी लग रही है आपको या फिर पॉलिटिकल विल पावर की भी कमी है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो नहीं कम हो रहा? देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर हम एक बार ये देखें दिल्ली पुलिस में, मैंने अभी तक बताया कि दिल्ली पुलिस की क्या क्या डेटा मैंने बताया कि कहाँ कहाँ उनकी कमी है, पर अगर आप ये देखें, मैं बहुत बार दिल्ली पुलिस के बहुत कर्मियों से मिलती हूँ, उनको हम लोगों ने SHOs को समन भी करा है, हम उनसे बात करते हैं, केसेस हम उनके साथ डील कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन केसेस में FIR नहीं दर्ज हुई है उनमें हम FIR दर्ज कराएं। वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद देम एंड मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि ऐसे बहुत पुलिस वाले हैं जो कि 48 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी किसी प्रकार की रिलीफ नहीं है। और ये जो उनकी 16,000 उनकी नंबर बढ़ाने की एडिशनल पोस्ट्स की रिक्वेस्ट उनकी सालों से लंबित पड़ी है और अभी भी जब हाई कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि ये क्यों लंबित पड़ी है इतने सालों से, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो 450 करोड़ रुपए सालाना हमारे पास नहीं है जिससे कि दिल्ली की महिला सेफ हो सके। 250 रुपए पर पर्सन दिल्ली में आ रहा है,
1 साल का खर्चा, इतना छोटा सा सम हमारे पास नहीं है। और फिर हम सब बात करते हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं यही करने आई हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो मैं आज आम आदमी पार्टी में एक काफ़ी अच्छे रुतबे पे होती। मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिविस्ट हूँ और मैं राजनीति ना तो महिलाओं के मुद्दों पे करूँगी और ना ही मैं किसी को करने दूँगी। लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दों पे सिर्फ राजनीति ही होती है? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं उस थॉट प्रोसेस से आती हूँ। मैं ब्लेम गेम में विश्वास नहीं रखती, मैं डेटा में विश्वास रखती हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। और मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, मेरे पास डेटा भी आ रहा है, मेरे पास कर्म भी आ रहा है। और 3 महीने के अंदर अंदर एक पूरे दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप करवाई है हम लोगों ने। और वो हमने इसलिए करवाई है, इसलिए हम करवा पा रहे हैं क्योंकि लोगों को हमारा काम भी दिख रहा है, लोगों को हमारी इंटेंशन भी दिख रही है और लोगों को ये बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है, पॉलिटिकल क्लास को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी और जनता को भी, कि भाई वी आर हियर टू डू बिजनेस एंड वी आर हियर नॉट टू डू पॉलिटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आर कमिंग रेगुलरली डीसीडब्ल्यू में? अभी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, अमूमन आपने बोला कि 2000 कंप्लेंट्स डेली आ जाती हैं, ऐसा है? नहीं, 2000 कंप्लेंट्स हमारी पेंडिंग पड़ी थी, तो पुरानी कमीशन कितनी की। रिपोर्ट्स आती, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, किस तरह की होती हैं, किस तरह का क्राइम में इंक्रीज देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रेप की अगर हम बात करें? डेली के हमारे पास करीबन 200 कंप्लेंट्स आ रही हैं और बहुत अजीब सी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। बट एक जो अधिकतर नंबर है वो डोमेस्टिक, घरेलू हिंसा के ऊपर हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। और मैं बड़ी हैरान रह गई क्योंकि मैंने जब मेरे को पता है कानून क्या कहता है घरेलू हिंसा पर जब यहाँ आकर देखा तो देखा 2-2 साल तक हम पति और पत्नी को समन कर लेते हैं घरेलू हिंसा में और उनको बैठ के हम ज्ञान दे रहे हैं, हम भाषण दे रहे हैं कि आप आपस में मत झगड़ो। ये घरेलू हिंसा को डील करने का कहीं से भी कोई तरीका नहीं है। 2-2 साल पुराने केसेस यहाँ पे पेंडिंग पड़े थे। ये हम कोई कोर्ट थोड़ी ना है जो इतने लंबे लंबे केसेस हम पेंडिंग रखेंगे। तो हमने तुरंत एक कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी बनाई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है जिसमें जब ये कंप्लेंट आती है हम महिला से और पुरुष उसके हस्बैंड से मिलके बैठ के बात करते हैं। और अगर महिला ये कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है और हमें भी लगता है कि हाँ कुछ बहुत जेन्युइन इंपॉर्टेंट इशू है, तो हम वो केस तुरंत पुलिस में देते हैं और तुरंत कोर्ट में देते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इस महिला को रिलीफ मिले, इस महिला को मेंटेनेंस मिले। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है दिल्ली में वो कैसा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला दिल्ली में सिर्फ 18 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं अंडर द एक्ट। पूरे दिल्ली के इतने घरेलू हिंसा के केसेस तो हमारे पास आ रहे हैं, कितने केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है, कितने केसेस पुलिस के पास आ रहे हैं और फिर भी सिर्फ 18 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। तो इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और अभी मैंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें पूरे दिल्ली के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के साथ मैं बैठूंगी, उनके पास कितने केसेस आते हैं, उन्होंने कितनी रिपोर्ट्स फाइल करी, ये मैं समझूंगी। और मैं ये चाहती हूँ जो केसेस हम यहाँ कोर्ट में भेजें, चाहे हम ज़्यादा दिल्ली सरकार से बात करके ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएं, कुछ भी करें, बट उन केसेस में रिलीफ मिलना चाहिए। ओवरऑल एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर में जिस तरह से दिल्ली के सटे एनसीआर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रेप के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। व्हाट हैव यू एनालाइज्ड कि ये इस तरह का अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली या एनसीआर रीजन की, इसमें महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? बेसिक कारण वही है या कुछ अलग हटके भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं भी महिला हूँ। हाँ। मैं जब सड़क पे निकलती हूँ तो मुझे खुद मतलब एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है और दिल्ली में हर महिला को इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो। अभी कुछ दिन पहले मैं नाइट शेल्टर रैन बसेरे में हमने डिसाइड किया कि हम रात में विज़िट करेंगे। मैं जामा मस्जिद के इलाके में वहाँ पे विज़िट करने गई। रात में जब गई तो पता चला स्ट्रीट लाइट ही फंक्शनल नहीं है, पूरा इलाका एकदम गुम अंधेरा पड़ा था। और मैं वहाँ पर, मैं और हमारी 4 महिला साथी, हम लोग वहाँ पे रात में 2-2 बजे जाके देख रहे थे कि कौन बाहर सो रहा है, कौन अंदर सो रहा है। तो ये सारे समस्याएं हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट्स जहाँ जहाँ दिल्ली जैसी जगह पे कोई, हम मतलब इंटीरियर इंडिया में तो नहीं गए हैं, दिल्ली में अगर जामा मस्जिद एरिया में स्ट्रीट लाइट फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो कौन जिम्मेदार है इसको लेकर? वो जिम्मेदारी हमें सेटअप करनी पड़ेगी। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल
and I feel coordination that I feel system? there are various solutions to the problem. The first thing is कि हमें, जैसे मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा. बिकॉज जब मैंने ये जो आपको जिस स्ट्रीट लाइट के बारे में भी मैं बता रही हूँ, मैंने MCD को नोटिस इशू करा कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट क्यों बंद थी, क्योंकि मुझे बताया गया MCD की है, उन्होंने मुझे बताया नहीं PWD की थी. अब PWD को मैं नोटिस इशू करूंगी, फिर वो बताएंगे मुझे पता नहीं कहाँ की है, क्योंकि ये मैं बहुत बार सरकारी सिस्टम में देख चुकी होती हूँ कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता. ये एजेंसी कह देती है उसका है, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पाती. So there are अच्छा, two, ये three बताइए, things. कुछ बातें उठी थी कि अगर रेप को कम करना है तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देना चाहिए. डू यू अग्री और नो? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, वहाँ पे मैं GB रोड में गई, तीसरे दिन पे ही मैं GB रोड में गई और वहाँ पर एक एक महिला से बात करी मैंने. करीबन 10 कोठों में गई होंगी और करीबन पूरा दिन थी वहाँ पे. मैं 100-150 सेक्स वर्कर्स से मैंने बात करी है और पहले भी करती आई हूँ, ये कोई नया काम नहीं था. जब मैं वहाँ पे जाके बात करी या पहले भी करी, एक चीज़ निकल कर आती है कि 98% वहाँ की औरतें, और ये रिपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे ट्रैफिक होकर आती हैं, देश से लाई जाती हैं, बेच दी जाती हैं. अब वो बेचकर उनके साथ इस प्रकार का टॉर्चर होता है और 4-5 साल तो उनकी ज़िंदगी मतलब उस टॉर्चर में ही निकल जाती है. 5 साल के बाद जब वो थोड़ा सा सोचने पे होती हैं कि आसपास देखती हैं कि उनको थोड़ी फ्रीडम लगती है, तब वो काम कंटिन्यू करती हैं और उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है. कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर GB रोड बंद हो जाता है तो दिल्ली में रेप्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर GB रोड कंटिन्यू करेगा तो दिल्ली में रेप्स की कमी होगी. तो मेरे को उस बात पे आपत्ति है. आप महिलाओं को लाकर यहाँ पे बेचते हैं, महिलाओं की इज्जत 50 रुपये में, 20 रुपये में, 10 रुपये में यहाँ पे बिक रही है. उस जगह पे जाके देखिए कि वहाँ की महिला कैसी जिंदगी बिता रही है. आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें दो पर्सपेक्टिव हैं. नहीं, एक तो हम सिर्फ एक तो सिर्फ GB रोड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर जबरदस्ती लाकर बेच दी गई, लेकिन ओवरऑल अगर नहीं, वो दो एस्पेक्ट्स हैं. आपने पहला जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देना चाहूंगी. आपने मुझे ये पूछा कि अगर लीगलाइजेशन हो जाएगा या व्हाटएवर, अगर हम GB रोड को अलाउ करते हैं, अगर हम प्रोस्टिट्यूशन को ओवरऑल लीगलाइज करते हैं, डू यू थिंक ओवरऑल क्राइम रेट कम हो जाएगा? मुझे सबसे बड़ी उसमें समस्या ये है कि आप जब ये कहती हैं कि भाई आप यहाँ GB रोड बंद हो जाएगा तो रेप कम हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वी आर ट्रीटिंग दिस वर्क एज सम काइंड ऑफ अ सोशल वर्क. कि भाई अगर वहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहा है तो दिल्ली में रेप कम हो रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर कुछ एहसान हो रहा है. वहाँ पे वो वहाँ महिला रहती है तो पूरी दिल्ली पे एक एहसान है कि भाई इनकी वजह से हमारा रेप कम हो रहा है. तो मैं उससे आपत्ति है. जिस दिन मैं उस चीज़ को अग्री करूंगी तो फिर वो सोशल वर्क मैं भी वहाँ पे जाके करूंगी और मैं फिर दूसरों को भी बोलूँगी कि भाई आप भी जाइए और सोशल वर्क करिए. तो वो सही नहीं है. आप कुछ महिलाओं को पकड़ के वहाँ पे बंद कर दें, उनको इस प्रकार की इनह्यूमन कंडीशन में रखें, उनको इतना, मतलब मैं जब उनसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता चलता है 30-30 बार दिन में उनको इस प्रकार की मतलब टॉर्चर सहना पड़ रहा है और उनके खिलाफ जो सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं वो तो कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं बिकॉज शी इज़ अ सेक्स वर्कर. तो वो जब आदमी अंदर जाकर उन्होंने जो मुझे कहानियाँ बताई वो दिल हिला देने वाली कहानियाँ हैं. 2-2 साल की बच्चियों को साथ में लेकर उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा, और जस्ट बिकॉज वो GB रोड उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है तो उसके बाद उनकी कोई नहीं सुनवाई करता. पुलिस नहीं सुनवाई करती, हॉस्पिटल नहीं सुनवाई करती, हर जगह पे शी इज फेसिंग अ स्टिग्मा. सो माय ओनली क्वेश्चन इज इफ दिस इज समथिंग ऑफ अ सोशल वर्क देन व्हाई शुडंट आई और व्हाई शुडंट यू डू इट? सो ओवरऑल जिन कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया है या माना गया है, आप मानती हैं जो आपका नज़रिया है कि दैट डजंट मैटर? द पॉइंट इज दैट जो ओवरऑल कंट्रीज़ की भी अगर आप बात कर रही हैं तो वर्ल्ड ओवर ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि जो ये लीगलाइजेशन हुआ है उससे वो ट्रैफिकिंग हब ज़्यादा बनी है वो एरियाज, उससे उन महिलाओं की क्या सच में उनकी ज़िंदगी सुधरी? तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती. द फैक्ट इज़ कि मैं उन महिलाओं की ज़िंदगी सुधारना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि उनको ज़िंदगी अच्छी मिले. उसके लिए हम 3-4 स्टेप्स कर रहे
रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले दिल्ली में एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ही नहीं थी, जो कि बहुत शॉकिंग है। इतने सालों तक यहाँ इतनी सरकारें रहीं, एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं बना सकते। जीबी रोड चल रहा है 3 किलोमीटर पे केंद्र सरकार के पार्लियामेंट से और 3 किलोमीटर पे दिल्ली सरकार के सचिवालय से, फिर भी यहाँ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं थी। मैंने पता करा तो पता चला 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एक कमिटी सेटअप करो और चीफ सेक्रेटरी के अंडर होगी और तुरंत के तुरंत वहाँ पे आप एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए। 2012 से लेकर आज तक उस कमिटी की मीटिंग नहीं हुई थी। हमने ये इशू रेज किया और वो कमिटी की पहली मीटिंग हुई विद चीफ सेक्रेटरी एंड वी हैव आस्क्ड द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ रिहैबिलिटेशन प्लान। एक चीज़ बताइए, दिल्ली की बात की, उसके बाद आपके जो हस्बैंड है वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ा सा उस तरफ जाएं तो वहाँ पर क्राइम ऑफ वुमेन, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो किस तरह का आपको नज़र आता है, वहाँ पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जो भी क्राइम हो रहा है, मुझे लग रहा है पूरे देश में ही ये क्राइम बढ़ रहा है। चाहे वो हरियाणा का देख लें, चाहे वो यूपी का देख लें, हम लोग हर दिन ओवरऑल माइंडसेट ऐसा ही है। और ओवरऑल मुझे लगता है, और मैं हर तरीके के गांव में जा चुकी हूँ। मैं मतलब हरियाणा के गाँव में भी जा चुकी हूँ, मैं यूपी के गाँव में भी जा चुकी हूँ, मैं आसपास के बहुत जगहों के गाँव में जा चुकी हूँ, मैं साउथ तक बहुत गाँव में जा चुकी हूँ और रही हूँ वहाँ पे 15-15 दिन। बाथरूम भी नहीं है तो बाथरूम, खेत में भी गई हूँ, तो ये सारे काम मैंने करे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो एक पूरा माइंडसेट है उसको डेफिनेटली बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ बोल देना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब चीज़ों से कितनी चीज़ें बदलेंगी? ग्रास रूट्स पे इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। मैं वो दिल्ली में बदलेगा कैसे? हम भी तो कह देते हैं कि माइंडसेट बदलो, लेकिन माइंडसेट बदलेगा कैसे? देखिए, माइंडसेट को बदलने के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और दिल्ली में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको करने की। हमें सबसे पहले बॉयज़ को टारगेट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि हम विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो सिर्फ गर्ल्स की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं। हमें बच्चों से भी बात करनी पड़ेगी, हमें स्कूल्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एजुकेशन का स्तर बढ़ाना पड़ेगा और हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी महिलाओं के लिए जिनमें वो सामने आए। और अगर वो सामने आती है, फिर पूरे के पूरा स्टेट मशीनरी उसके खिलाफ काम ना करे, उसके साथ काम करे। आज हम उसे कह तो देते हैं कि अपनी आवाज़ उठाओ, अपना लड़ाई लड़ो, लेकिन वो सिस्टम ऐसा होता है कि वो बेचारी अगर आवाज़ उठा लेती है तो उसके बाद वो सिस्टम पूरी कोशिश करता है कि उसकी आवाज़ कैसे दबाई जाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इट्स एन इशू विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेप्थ and a lot of work and we are trying to work on very quickly because time की कमी है। very quickly, political कितनी interference रहती है women commissions में, क्या वो भी एक बड़ी वजह रहती है? मेरे को लगता है बिल्कुल रहती होगी। लेकिन आप उसको अपने कंडक्ट से ठीक कर सकते हो। मुझे आज तक रिकॉर्ड है, एक फ़ोन कॉल नहीं आया, ना तो दिल्ली सरकार से, ना केंद्र सरकार से, ना किसी भी पार्टी के वर्कर से, किसी से मेरे को फ़ोन नहीं आया कि ये कहते हुए कि ये ठीक कर दो, ये वाला केस है, क्योंकि मेरा अपना कंडक्ट वो बताता है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो यकीनन एक बात तो ज़रूर है कि अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कम करना है तो माइंडसेट जो हम लगातार बात करते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बदलेगा कब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।